अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, क्योंकि आपने मुझे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा रेकमेंड की थी वीडियोस। तो उनमें से एक भाई ने बहुत ज़्यादा मुझे कहा कि यार आप वर्ल्ड अफेयर्स जो चैनल है उसकी वीडियोस के ऊपर आप रिएक्शन दें। तो उनकी एक लेटेस्ट वीडियो आई है जो कि हालात हाज़रा के ऊपर मुबनी है। तो उस वीडियो का जो टाइटल है वो है यूएन डिज़ाइन टेरर मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद टू लीड तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में एक डिटेल से क्या बताते हैं, इनके एनालिसिस क्या है अफगानिस्तान के बारे में। आइए चलते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अफगानिस्तान में तालिबान ने एक नई सरकार यहां पर चुन ली है। कोई लोगों की वोटिंग नहीं हुई, लोगों से कुछ पूछा नहीं है, बस एक बहुत ही क्लोज डिस्कशन हुआ एक कमरे में और उसके बाद एक नई सरकार यहां पर अनाउंस कर दी गई। अजीब बात देखिए यहां पर यह है कि इनका जो पूरा कैबिनेट है, जो भी इनके मिनिस्टर्स हैं, इनमें से 5 तो हैं यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी। और पूरे कैबिनेट पे आप अगर देखो तो यूएसए और यूएन की जो सारी बाउंटीज हैं सबको आप अगर मिला दो तो 70 करोड़ रुपए से भी ऊपर का इनाम है इन सब पर। ना क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ऐसा कैबिनेट चुनने के बाद क्या दुनिया की वेरियस कंट्रीज जैसे कि यूएस, चाइना, रशिया, क्या यहाँ पे अफगानिस्तान से बात करेगी? क्या ये मॉरली या फिर इवन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होगा कि ऐसे यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादियों से हम फॉर्मली डिस्कस करें, इनको यूएन में बुलाएं, यूएन जनरल असेंबली में ये लोग स्पीच दें? वुड दैट बी ए गुड आइडिया? खैर, यूएसए की अप्रोच यहाँ पर क्या रहने वाली है ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अफगानिस्तान के नए मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं। ये वैसे ही आज के समय काफी हद तक न्यूज में है। ना पहली बात तो अफगानिस्तान ने ना काफी हद तक ईरान का जो मॉडल है गवर्नेंस का ये कॉपी कर लिया है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, ईरान कहता है कि इनके यहाँ थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी है, ये वोटिंग वगैरह कराते हैं ओकेजनली, मगर अफगानिस्तान में कोई भी वोटिंग नहीं होगी। सारे जो बड़े निर्णय हैं ये तालिबान का जो इंटरनल अंदरूनी डिसीजन मेकिंग काउंसिल है वही लेगा। मगर जो चीज इन्होंने यहाँ पर ईरान से कॉपी करी है वो ये है कि अफगानिस्तान में अब होगा एक सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर के अंडर जो गवर्नमेंट है वो काम करेगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ईरान में आपको मिलेगा सुप्रीम लीडर, सुप्रीम लीडर के अंडर होगा प्रेसिडेंट। वेरएस अफगानिस्तान में क्या होगा, सुप्रीम लीडर है, सुप्रीम लीडर के अंडर प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है। और प्राइम मिनिस्टर ही प्राइमरली इनका देश चलाएगा। सबसे ज्यादा पावर आप कह सकते हैं इनके प्राइम मिनिस्टर के पास ही होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे अफगानिस्तान के ये है मुल्ला मोहम्मद हसन अखंड। हालांकि मुझको लगता नहीं है कि पाकिस्तान में इसको मिस्टर अखंड बुलाएंगे, काफी उनको ऑकवर्ड लगेगा। नहीं, ये तो नाम नहीं रखना इनका। मोस्ट प्रोबेबली इनको पाकिस्तान नहीं बुलाएंगे, मिस्टर मोहम्मद हसन। तो अब ये बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। अजीब बात देखिए यहाँ पर यह है कि ये यूएन की सैंक्शंस लिस्ट में है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, सब कुछ इतना अजीब है कि कल को जब यूएन जनरल असेंबली आती है, यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी ही यूएन जनरल असेंबली में आके स्पीच देते हैं, तो उससे क्या एक मैसेज आएगा दुनिया को कि यूएन की स्पाइन कहाँ है, कहाँ पर ये ड्रॉ करते हैं रेड लाइन। क्योंकि अगर कल को यूएन में और इंटरनेशनल फोरम्स में भी ये लोग स्पीच देना स्टार्ट कर देंगे तो यूएन की रेड लाइन भी ऐसी होगी, जैसे मैं स्लाइड में रेड लाइन यहाँ पे बनाता रहता हूँ, बस रैंडमली आप कह सकते हैं। बट एनीवे, अखंड की अगर हम बात करें तो ये तालिबान का जो डिसीजन मेकिंग काउंसिल है, जिसको ये कहते हैं रहबरी शुरा। तालिबान भी देखो डिसीजन लेता है, बैठ के ये लोग डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करें, कैसे तालिबान को ये चलाएंगे इन द फ्यूचर। तो जो ये रहबरी शुरा है जहां पर मेजर डिसीजन होते हैं तालिबान के, उसके बहुत ही लंबे समय से ये रह चुके हैं लीडर। और इससे पहले आप अगर देखो, जब तालिबान की सरकार बनी थी अफगानिस्तान में 1996 से लेकर 2001 तक, जब नॉर्दर्न अलायंस का दौर था, उस वक्त ये थे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। तो काफी बड़ा प्रमोशन हुआ है। 20 साल पहले फॉरेन मिनिस्टर, अब सीधा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर। अब एक अजीब बात मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि अल जजीरा, जिसको बैक करती है कतर की सरकार, फंडेड बाय कतर गवर्नमेंट, ये लोग ऑलमोस्ट हाइप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छी रेपुटेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान के नए लीडर्स की थ्रू देयर आर्टिकल्स। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली अल जजीरा ने एक आर्टिकल पोस्ट कर दिया जहां पे इन्होंने ये कहा है कि मिस्टर अखंड ये अपने आप में डिसेंडेंट है ऑफ अहमद शाह दुर्रानी, मतलब कि अहमद शाह अब्दाली जो एम्परर थे अफगानिस्तान के, जिसको काफी लोग फाउंडर भी कहते हैं ऑफ मॉडर्न डे अफगानिस्तान। तो अल जजीरा ने अपने आर्टिकल में बिना किसी डीएनए प्रूफ के साथ या बिना किसी एविडेंस के साथ रैंडमली एक लाइन कोट कर रखी है कि यहाँ पर मिस्टर अखंड का एक रिलेशन है विद अहमद शाह दुर्रानी। खैर, अब ये तो हो गए प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान के। इनके ऊपर रहने वाले हैं अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर या फिर जिनको ये कहेंगे एमिर ऑफ अफगानिस्तान, मुल्ला हबीबुल्लाह। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ कि ये इतना मॉडरेट है
कि 2017 में इसने अपने एक बेटे को, बहुत सारे बच्चे इनके, एक बेटे को ये कहा था कि सुसाइड बॉम्बर बन जाओ। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, सन ऑफ तालिबान्स एमिर किल्स हिमसेल्फ इन सुसाइड अटैक ऑन अफगान फोर्सेस। तो मुल्ला हेप्तुल्ला बहुत ही लंबे समय से एमिर था तालिबान का, अब बाय डिफॉल्ट इसको बना देंगे एमिर ऑफ अफगानिस्तान। तो अगेन मैं फिर से बोलूंगा, इन लोगों का बैकग्राउंड देखो, जो इनकी हिस्ट्री है वो आप अगर देखो तो मुझे समझ नहीं आता कि वर्ल्ड लीडर्स कैसे इनसे टेबल पर बैठकर बात करेंगे, थॉट्स कैसे मैच करेंगे यहाँ पर। खैर अब ये तो हमने बात कर ली है एमिर की और प्राइम मिनिस्टर की। अच्छा, अब यहाँ पे आप पूछोगे ज्यादा पावर किसके पास होगी, एमिर के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास? तो देखो एमिर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक राजा सा है, सेरेमनीज वगैरह में इसको बुलाएंगे। कभी अगर मान लो इन लोगों की परेड, ये परेड भी करेंगे, कभी इनकी परेड होती है तब एमिर की जो कुर्सी है वो थोड़ी सी ऊंची होगी, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी थोड़ी सी नीचे होगी। मगर वैसे आप अगर देखो तो डे टू डे फंक्शनिंग में प्राइम मिनिस्टर के पास होगी ज़रा पावर। नाउ प्राइम मिनिस्टर के अंडर है 2 डेप्यूटी। भारत में कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं है, एक बार बनी थी एल.के. अडवाणी के लिए, मगर आज के समय आप अगर देखो तो भारत में कोई भी आपको डेप्यूटी की पोस्ट नहीं मिलेगी। मगर अफगानिस्तान में यहाँ पे होंगे 2 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। एक तो है अब्दुल गनी ब्रादर, इनिशियली एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यही बनेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, मगर नहीं, ये बनेंगे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। इन पर आज के समय आप अगर देखो तो यूएन पे अभी के लिए तो कोई सैंक्शंस नहीं है, मगर बहुत ही लंबे समय तक ये यूएन की सैंक्शंस की लिस्ट में हुआ करते थे। फिर जो दूसरा डेप्यूटी यहाँ पर है वो है मौलवी अब्दुल सलाम हनाफी। इसको काफी बार कहा जाता है अफगानिस्तान का ड्रग ट्रैफिकिंग किंग। ये बात मैं आपको पुरानी वीडियो से बता चुका हूँ कि तालिबान का ज्यादा जो रेवेन्यू है वो आता है ड्रग्स बेचकर, नारकोटिक्स बेचकर, कोकीन वगैरह ऐसा बेचकर। तो यहाँ पर जो ड्रग ट्रैफिकिंग करनी होती है बाहर के देशों में, यूरोप में, इंडिया में, हर जगह ये जो ड्रग्स है ये पहुंचानी होती है, इस सब का जो ऑपरेशन है ये देखता है हनाफी। तो आप कह सकते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग में इसकी स्पेशलिटी है और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने इस पर सैंक्शन लगाए थे फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। अब आज के समय ये है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। फिर यहाँ पे हो सकता है कि आप पूछे शेरू का है, स्टैनिक्ज़ाई, उसको नहीं बनाया यहाँ पर मिनिस्टर? तो देखिए नहीं, स्टैनिक्ज़ाई को यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनाया। फॉरेन मिनिस्टर इनका है आमिर खान मुत्ताकी। इसका कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है, कोई रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं है। आप कह सकते हैं कि बस तालिबान में इसने अपनी जगह बना ली डिप्लोमेसी के जरिए और कतर में बैठता चलाता रही। जो भी यहाँ पर फॉरेन कंट्री से बात करनी होती है तो वहाँ पर स्टैनिक्ज़ाई और आमिर खान मुत्ताकी मिलकर वहाँ पे बात करते हैं फॉरेन कंट्री से। फिर हम बात करते हैं अफगानिस्तान के मोस्ट वांटेड मिनिस्टर के बारे में, हक्कानी नेटवर्क का सिराजुद्दीन हक्कानी। यूएसए 85 बार कह चुका है कि हक्कानी नेटवर्क बहुत ज़रा खराब है, काफ़ी डेंजरस है, ये आतंकवादी हमले करते हैं। मगर अफगानिस्तान की सरकार में आज के समय हक्कानी नेटवर्क का एक आतंकवादी आ चुका है, सिराजुद्दीन हक्कानी। ये FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ने, जी हाँ, यूएसए की गवर्नमेंट ने इस पर रिवॉर्ड रखी है $10 मिलियन की। अब कल को अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ ये डेलीगेशन ला के चला गया अगर यूएसए में, तो यूएस क्या करेगा? क्या खुद को ये इनाम देंगे कि देखिए हमने पकड़ लिया इसको? तो अगेन ये एक बहुत ज़रा एक अजीब सा जोक लग रहा है। और कल को अगर मान लो कि अफगानिस्तान में आतंकवाद फिर से शुरू हो जाता है, फिर से कल को यूएस पे अटैक होता है, तो मुझे लगता नहीं है कि दुनिया में ज़्यादा सिंपैथी गेन कर पाएगा यूएसए, क्योंकि दुनिया यही कहेगी कि आप लोगों ने ही यहाँ पे जल्दी से निकलकर इन लोगों को अलाउ किया कि अब सरकार आप चलाओ, और फिर अब तो आप ये भी बात कर रहे हो कि इन लोगों के साथ कोऑपरेशन करेंगे। जी हाँ, यूएसए ने कहा है कि एक फ्रेमवर्क बनाएंगे कि कैसे हम तालिबान के साथ कोऑपरेशन करें ताकि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट को हम काबू में रख पाए। तो घूम फिर के आप अगर देखो तो हम कोल्ड वॉर के ज़माने में ही आ चुके हैं। कोल्ड वॉर में आपको पता होगा पाकिस्तान और यूएस ने मिलकर खड़ा किया था तालिबान को। उस वक्त भी आप अगर देखोगे तो आइकॉनिक इमेजेस हैं जहां पर रोनाल्ड रेगन ने तालिबान के लोगों को व्हाइट हाउस पे बुला रखा है बातचीत करने के लिए, डिस्कस करने के लिए कि कैसे यूएसएसआर को गिराया जाएगा अफगानिस्तान से। फिर सेम सीन हमको वापस दिख रहे हैं 2021 में। कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में आपको ये जो तालिबान के मंत्री है जिनका बहुत ज़रा खराब बैकग्राउंड है, ये सब आपको व्हाइट हाउस में दिखे जो बाइडेन के साथ बैठते हुए। और फाइनली यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं फ्रॉम 15th of September। गाइज ये थी वीडियो यार, इन्होंने बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी और डिटेल से बताया कि किसको प्राइम मिनिस्टर का ओहदा मिला है और किसको जो है
वो अमीर का ओहदा मिला है, किसको फॉरेन अफेयर्स का, किसको इंटीरियर मिनिस्टर्स का। तो मतलब बात यह है कि अमेरिका और अफ़गानिस्तान में जो पिछले 20 साल में जंग हुई अमेरिका और तालिबान की, अब आखिर में अमेरिका ने विड्रॉ किया। पूरी दुनिया को पता है, ये हकीकत है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी आप अगर तारीख़ में जाएं, तारीख़ में जिस तरह इन्होंने एंड में बताया कि USSR को तोड़ने के लिए यही अमेरिका था जिसने तालिबान को बनाया, तालिबान की मदद की, तालिबान को फंडिंग की, तालिबान को असला दिया, USSR के ख़िलाफ़ उनको लड़वाया। और जिस टाइम USSR के ख़िलाफ़ वो लड़ रहे थे उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो CIA चीफ पाकिस्तान में आके कबायली इलाकों में जाके उन्होंने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई अफ़गान वहाँ पे मौजूद थे मुहाजिरीन, तो उनसे ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा था कि भाई आप जो हैं अपने मस्जिदों का दिफा करें और आप अपने हक पे खड़े हैं और USSR को आप एक दिन तबाह करेंगे। इस तरह की कुछ बातें की थी। वो नेट पे बहुत ज़्यादा वायरल वीडियो है, आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी। तो अब अमेरिका ने अपने फ़ायदे के लिए इनको बनाया। जब 2000 में अमेरिका के ऊपर हमला हुआ 2001 में, तो अमेरिका को फिर ख़तरा लाक हो गया। फिर अमेरिका ने इनसे 20 साल जंग लड़ी। अब 20 साल जंग लड़ने के बाद इनको भाई इंटरनेशनली इनको टेररिस्ट करार दिया, बोला भाई ये दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, इनके साथ कोई भी मुल्क रब्ता नहीं करेगा, कोई मतलब इनसे बात नहीं करेगा। 20 साल तक तो पूरी दुनिया ने यही मतलब सुना कि भाई ये टेररिस्ट हैं। और फिर 20 साल के बाद इन्हीं के साथ बैठ के दोहा में कोई 4 साल अमेरिका ने मुज़ाकरात किए। 20 साल जंग लड़ी और 4 साल मुज़ाकरात के बाद आखिर में जाके सारी गवर्नमेंट इनके हाथों में आ गई। अब जो इस वीडियो में मुझे जो बात समझ आई और मैं जिस बात को लेके मैं आपको भी इसकी तवज्जो उसकी तरफ मरकूज़ कराना चाहता हूँ कि बात असल में जो है वो ये है कि तालिबान जो हैं वो अब क्या वाइट हाउस में उनको जाना अलाउ होगा, क्योंकि इंटरनेशनली तो टेररिस्ट उनको करार दिया गया है ना यार। FBI की लिस्ट में तो वो टेररिस्ट हैं, अमेरिका की नज़र में तो वो अभी भी दहशतगर्द हैं, बेशक वो अपने मुल्क के वज़ीर आज़म क्यों ना हो। ठीक हो गया। इस तरीके से मैं नहीं समझता कि कुछ आने वाले सालों में अमेरिका इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा या कोई इस तरह की बात करेगा, बल्कि मुझे लगता है कि अमेरिका जो है वो बेती गंगा में हाथ धोएगा और इनको बिल्कुल जिस तरह इन्होंने बताया कि जनरल असम्बली का जो इजलास होता है उसमें भी ये शरीक होंगे, क्योंकि एक मुल्क की नुमाइंदगी जो करनी है। और फिर दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो है अबूरी हुकूमत का ऐलान किया, कोई परमानेंट हुकूमत का ऐलान नहीं किया। परमानेंट हुकूमत तो देखें किसी भी मुल्क में जो है ना वो डेमोक्रेटिक तरीके से अगर आए तो वो बेहतरीन हुकूमत होती है, जो कि अवाम अपने वोट देकर एक हुकूमत को मुंतखब करती है। लेकिन अब वो मुल्क के हुक्मरान है तालिबान, अब उनकी मर्ज़ी वो जिस तरीके से हुकूमत बनाए, किसी भी मुल्क का दबाव अगर वो बर्दाश्त करते हैं या किसी मुल्क की बातों में आते हैं तो ये फिर उनके अपने मफाद में नहीं है। उनको जो मफाद में है उनको वो करना चाहिए। और जहाँ तक इनकी बात है, इन्होंने बात की कि भाई, और मैं एक और बात आपसे कहूँ कि इंडिया जो है, इंडिया भी बहुत दूर अंदेश मुल्क है और बहुत बारीक बीनी से देख रहा है कि किस तरीके से तालिबान गवर्नमेंट बन रही है और किस तरीके से तालिबान गवर्नमेंट बना रहे हैं। और अमेरिका के साथ और तालिबान के साथ, दोनों के साथ इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट के अच्छे ताल्लुकात हैं। और जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट के अमेरिका के साथ तो अच्छे ताल्लुकात नहीं, लेकिन तालिबान के कुछ हद तक अच्छे ताल्लुकात हैं। और इनका जो मतलब तालिबान का जो बनाने का तरीका था अपनी गवर्नमेंट, वो इन्होंने बताया भी वीडियो में कि ईरान के तर्ज पे था, जिसमें एक अमीर होता है, उसके नीचे फिर सदर और वज़ीर आज़म और पूरी काबीना होती है, लेकिन पूरे मुल्क का जो एक होता है वो अमीर होता है, उसके ताबे उसके साथ उसके पास जो है वो सारी पावर्स होती हैं। तो इसी मतलब स्ट्रक्चर से तालिबान ने भी बनाने की कोशिश की है। देखें अभी अच्छे तालिबान है या बुरे तालिबान है, इस बारे में ज़्यादा कहना जो है मैं नहीं समझता मुनासिब है, लेकिन आने वाला वक्त ये ज़रूर बताएगा कि वाकई तालिबान बुरे हैं या अच्छे हैं। क्योंकि अगर वो दुनिया को लेके चलेंगे जिस तरीके से, और वहाँ पे पॉलिटिकल पावर्स हैं, जिस तरीके से हामिद करज़ई हैं, अशरफ गनी है, अब्दुल्ला है, अमरुल्लाह सालेह है, मसूद है, तो अगर इनको साथ लेके चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि इनकी गवर्नमेंट देरपा भी होगी और वेस्ट में भी, और इंडिया, पाकिस्तान और रशिया, ईरान, मतलब पूरी दुनिया में इनको फिर माना भी जाएगा कि भाई वाकई इन्होंने गवर्नमेंट बनाई। लेकिन जो रिसेंट इन्होंने इकदाम किया कि गवर्नमेंट बनाई है और शूरा के मशवरे से, उसे मैं नहीं समझता कि वेस्ट के अंदर या यूरोप के अंदर अच्छा समझा जा रहा है। और आपकी क्या राय है इस बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और गाइस ये थी वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।